हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं सोन गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की इस साइंस श्रृंखला में मैं आपको बेहतरीन सेशन के साथ यहाँ से प्रेषित करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें कुछ कमी रही या कुछ सुधार करना हो या कुछ आपको अधिक जानना हो, इसे मोर देन जानना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका कमेंट देखता रहूँगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। हाँ, तो एक एक टॉपिक करके हम लोग लगभग एक एक दिन में एक एक टॉपिक लगभग समाप्त कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखा कि पोषक तत्व जो थे वो समाप्त हो गए, यानी कि जैसे पोषण होता है। उसके बाद आपने देखा कि कुछ पौधों के बारे में, सेल के बारे में हमने समाप्त किया। सेल के बाद वो जो आपके थे पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के साथ आपका क्या था, वो न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ये सारी चीजें मैंने लगभग समाप्त कर दी, लगभग क्या समाप्त कर दिया है। बची जो टॉपिक है उसमें है, मैंने देखा इकलर का जो पौधों का वर्गीकरण था उसे मैंने समाप्त किया। इकलर के पौधों का वर्गीकरण मैंने समाप्त करते हुए फिर उसमें मैंने आपको एंट्री कराई कि ये जो आपका होता है, क्या नाम है इसका जी, पांच वर्गों, हाँ, पांच वर्गों में जब आपने विभाजित किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि पांच वर्गों में कुछ जीवाणु कुछ जीवाणु कह रहे हैं भाई, कुछ जीव आते हैं। उनका उदाहरण है, तो पांच वर्गों में पहले वर्ग में कितने जीव आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। उनके बारे में फिर जो जीव हैं उनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, वहां से प्रश्न बनता है। जब वहां से प्रश्न बनता है तो उनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण में लिखा था थैलोफाइटा में। जब आपने देखा थैलोफाइटा संघ, आपने जब थैलोफाइटा फाइटा संघ या वर्ग देखा तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहला उदाहरण जो मैंने बनाया, जो सबसे पहला उदाहरण मैंने बनाया था वो बैक्टीरिया का बनाया था। किसका बनाया था भाई? तो उसका सबसे पहला उदाहरण मैंने बैक्टीरिया का बनाया था। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। बैक्टीरिया यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? जीवाणु कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम पूरा इसका खोजबीन करेंगे कि इसकी खोज किसने की, इससे महत्व क्या है, कौन से जीवाणु हानिकारक हैं, कौन से जीवाणु लाभदायक हैं। इन सब के बारे में हमें आज क्या करना है, जानना है। तो आइए शुरू किया जाए। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है भाई? तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। ये एक कोशिकीय तथा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भी मैंने बताया है, इसलिए आपको यहाँ अब दिक्कत नहीं होने वाली है। पिछली क्लासेस देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों कोशिकाएं मैंने बता रखा है। एक कोशिकीय होते हैं, कोशिका की बहुलता के आधार पे इनमें, यानी कि एक ही कोशिका पाई जाती है, एक से अधिक कोशिका इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टडी ऑफ जीवाणु, यानी कि जीवाणुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है भाई? तो इसे कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीवाणुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी कि इसमें सभी जीवाणुओं का अध्ययन, वर्गीकरण, इससे क्या लाभ होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं छूटता है। बैक्टीरियोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए इसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब बैक्टीरियोलॉजी यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है भाई? तो मैंने आपको एक नाम बताया था,
ए बी ल्यूवेनहॉक, क्या नाम बताया था? ए बी ल्यूवेनहॉक, ठीक। एवी ल्यूवेनहॉक का मतलब क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लिख लीजिए, एवी ल्यूवेनहॉक, इनका नाम है। क्यों इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज की बात करें तो यहाँ से यहाँ एक लेके आएंगे और यहाँ लिख देंगे खोज करता। तो जीवाणुओं के खोजकर्ता कौन है महाशय जी? तो ये एवी ल्यूवेनहॉक है। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको कहा जाता है कि भाई ये खोज करता है, तो फादर ऑफ बैक्टीरिया कहो या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहो, दोनों का दोनों इन पर शूट करता है, दोनों का दोनों इन पर शूट करता है। ठीक, ओके। फिर इसके बाद हम चले, तो आपने देख लिया सारी चीजें। अब इसके बाद हम देखेंगे तो आप किसको देखना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले। एक कोशिकी हो गया, बहुकोशिकी हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गया, केंद्रक के आधार पे हो गया, कोशिका के आधार पे हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु में आपको मिलेगा एक, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोशिका भित्ति मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति। तो इनकी कोशिका भित्ति यानी कि जीवाणुओं की सेल वॉल, इनका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल। सेल वॉल इनका किसका बना होता है भाई? तो इनका जो सेल वॉल होता है, मैं आपको बता दूं, तो ये जो सेल वॉल होता है इनका होता है म्यूकोपेप्टाइड प्लस पेप्टिडोग्लाइकॉन का, पेप्टिडोग्लाइकॉन। हाँ ठीक है, तो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है ये भाई। ठीक है, तो चलिए, फोन का डिस्टरबेंस तो भाई लगातार लगभग बना रहता है। जैसे वो लोग जानते रहते हैं लोग कि हम क्लास में पहुंच गए हैं, क्लास में पहुंच गए हैं, तुरंत घंटी टनकाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इतनी सारी जानकारियां आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो फिर इतनी जानकारियां आपको बेहद जरूरी है, तो पहले इनका क्या करेंगे? आप स्क्रीनशॉट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा। फिर से एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। हेलो, कहो, क्लास में है, रुक जा पहले, तो बाद बात करें। चलिए, हो गया। अगला पेज देखिए। तो अगले पेज पर आप देखेंगे, तो जैसे आपने देखा है कि ये होते कैसे हैं, जैसे कि पहले इनकी संरचना देख लिया जाए, पहले इनकी संरचना देख लिया जाए। बनाने को तो मैं बना दूं, लेकिन आपको मैं सोच रहा हूँ कि यही पहले आपको जो फोटो फिगर है उसको दिखा दूं। ये लीजिए, ये रहा आपका फिगर। आपका नहीं भाई, जीवाणु का फिगर है ये। आप जीवाणु थोड़ी, तो आपका ये फोटो। ठीक, ये हो गया। दिख रहा है ना सही से? दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो इसमें नहीं है देखने में। चलिए, ये ब्लैक कलर है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको संरचना दिख रही है इनकी। ये क्या है? कोशिका की कोशिका कह रहे हैं, जीवाणु की संरचना है। ये क्या है भाई? तो ये है जीवाणु की संरचना, जीवाणु की संरचना।
ठीक है, जीवाणु की संरचना है ये। अब जीवाणु की संरचना आप देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सबसे पहला क्या है, ये देखिए आपको कैप्सूल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल कहा जाता है इसको। ये जो कैप्सूल होता है, अच्छा ये जो होता है ना, ये 3 लेयर्ड होता है। कैसे होते हैं जीवाणु? जीवाणु 3 लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं भाई? 3 लेयर्ड होते हैं। तो लेयर्ड होता है भाई। जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु जो होते हैं वो 3 लेयर्ड होते हैं। ठीक है, 3 लेयर्ड का मतलब 3 परतों में होते हैं। 3 परतों में होते हैं। इनके ऊपर 3 परतें होती हैं। इनके ऊपर कितनी परतें होती हैं भाई? 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी परत है? पहला होती है कैप्सूल। पहला क्या होता है? ये वाला जो आपको बैगनी बैगनी दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा भी दूं कलर चेंज कर करके। ये मैं हरा करने जा रहा हूं। ये जो हरा वाला भाग होगा, ये हरा वाला भाग, ये हरा वाला भाग देखिए, ये वाला क्या है? कैप्सूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। अब मैं इसको बड़ा कर दूं, CAPSULE, कैप्सूल हो गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सेकेंड रो में, सेकेंड रो में आपको दिख रहा है ये गुलाबी जैसा, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से पूरा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। यानी कि कोशिका का ये क्या है? कोशिका का सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो कैप्सूल है ये प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सूल किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन सेल वॉल किसका बना होता है? अभी अभी मैं बता के आया कि ये म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड प्लस पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो लेयर आपको लास्ट वाली लेयर, इसके बाद वाली लेयर दिख रही है, मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं। लास्ट वाली को, लास्ट वाली ये जो लाइन है मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं। लास्ट वाली लाइन को ब्लैक कर दिया और इसे इधर कर दूं तो ये हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये भी आप जानते हैं किसकी बनी होती है? एक तो लिपिड प्लस प्रोटीन, ये दो, इन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ठीक, उसके बाद आपको प्लाज्मिड दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है भाई? उसके बाद आपको इसमें दिख रहा है प्लाज्मिड। क्या दिख रहा है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये वाला है, ये वाला आपका क्या है भाई? इसे थोड़ा सा मोटा करना होगा। हाँ, ये वाला आपको यहाँ दिख रहा है प्लाज्मिड डीएनए। क्या दिख रहा है? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? ये अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये जान गए। उसके बाद आपको क्रोमोसोमल डीएनए दिखा रहा है। आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो बड़ा वाला भाग है जो इधर उधर ऐसे बना हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये बन गया आपका क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल का मतलब है कि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण डीएनए जो होता है वही है। मेन डीएनए आपका क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक, डीएनए, इसको सीधा सीधा आप लोग डीएनए कह सकते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ यही होता है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, ये अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद इसकी कोई जरूरत है नहीं। ये जो रेशे बने हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फिम्ब्री कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्री कहते हैं या फाइम्ब्री कहिए। और ये देखिए क्या है? फूड ग्रेन्यूल। फूड ग्रेन्यूल का मतलब इनका जो फूड संग्रह है वो है। ठीक है,
उसके बाद आपके राइबोसोम से छोड़ दीजिए, राइबोसोम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आपको सबसे मेन क्या है इसमें, तो एक और मेन है आपके पास जिसमें लाल कर दूँ, तो ये देखिए लाल, ये है फ्लैजिला। इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है भाई, कसाब। हिंदी में कहें तो ये क्या होता है, कसाब होता है। कसाब क्या होता है या फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसी ये पूंछ के समान संरचना होती है इसमें, जो इनको क्या करते हैं, गमन में सहायता प्रदान करती है, गमन में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। कसाब इनको क्या करता है, चलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पर जाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि जीवाणु की जो संरचना है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। आप देखना चाहेंगे तो पहला कैप्सूल था। कैप्सूल जो होता है वो प्रोटीन का, मतलब कैप्सूल के ही अंदर आपका जीवाणु पाया जाता है। कैप्सूल प्रोटीन का होता है, ठीक है। कैप्सूल किसका होता है, प्रोटीन का। जहां प्रोटीन पाया जाएगा वहां राइबोसोम जरूर पाया जाएगा, तो राइबोसोम्स भी इसमें है, देख लीजिएगा, वो तो अलग बात है। फिर उसके बाद सेल वॉल, दूसरा लेयर जो होता है वो सेल वॉल का होता है, यानी कोशिका जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात होती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको तीसरी लेयर दिख रही है, तीसरी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्लाज्मिक डीएनए दिखाया है। प्लाज्मिक डीएनए एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आपके जीवाणु में पाया जाता है। अगली बात देखिए क्या है, साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि ये जो गाढ़ा तरल पदार्थ इसके अंदर दिखाएगा आपको, ये क्या है आपका, ये गाढ़ा तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये जीवाणु की कोशिकाओं में जो अंग पाए गए हैं वो उसी में तैरते रहेंगे। वो हो गया। फिर उसके बाद आपको क्रोमोसोमल डीएनए दिखाया गया। क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब सीधा सीधा आप डीएनए कह सकते हैं, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं। उसके बाद ये वाली संरचना थी। उसके बाद फूड ग्रेन्यूल, जो फूड ग्रेन्यूल है ये भोजन निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद राइबोसोम्स हो गया। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला का मतलब होता है कसाब। फ्लैजिला का क्या मतलब होता है भाई, फ्लैजिला का मतलब होता है कसाब। ठीक, कसाब हो गया। कसाब क्या करता है, गमन में सहायता प्रदान करता है। एक और चीज इसमें होती है, मीसोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, मीसोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो यहाँ पर ऐसी संरचना दिख रही है, ये देखिए हल्का सा संरचना दिख रही है, तो यहाँ पे दिखाइए या यहाँ पे दिखाइए, तो ये यहाँ से संरचना एक निकाल लेंगे ऐसे ही, इसे बना देंगे मीसोसोम्स। क्या बना देंगे, मीसोसोम्स बना देंगे। और ये जो मीसोसोम्स होता है ये इनके श्वसन में सहायक होता है, ये इनके श्वसन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, जीवाणुओं में श्वसन में सहायक कौन होता है, तो मीसोसोम्स, और गमन में सहायक कौन होता है, कसाब। इस तरह से आप एक एक पॉइंट इनके बारे में जान सकते हैं। 3 लेयर में पाए जाते हैं, 3 परतों में ये पाए जाते हैं। तो सारी जानकारियां आपको इस पर मिल गई हैं। फिर इसके बाद मैं आपको ले चलूं थोड़ा सा आगे अगले पेज पर। तो लीजिए, फिर इसके बाद एक आप जीवाणुओं के कुछ जीवाणु हैं उनके बारे में बात करें तो एक जीवाणु है आपका राइजो बैक्टर। ये बार बार आपसे प्रश्न में आपके पेपर में आ जाता है। राइजोबैक्टर जो है ना, ये बार बार आपके पेपर में आ जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो ये वायुमंडल में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु है, एक प्रकार का जीवाणु है ये ना। तो वायुमंडल में उपस्थित, इसका कार्य देख लीजिए, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, आप जानते ही हैं सबसे अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया तथा नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है।
परिवर्तित कर देता है, इसीलिए परिवर्तित कर देता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसके बारे में भी आपको बार बार प्रश्न आता है, राइजोबैक्टर के बारे में आता है, घुमा फिरा के प्रश्न बनता रहता है। जब घुमा फिरा के प्रश्न बनता रहता है तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? अमोनिया और नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे फिर उसके क्या होते हैं, नाइट्रोजन हमारा जो होता है संग्रहित हो जाता है और उसको हम लोग अपने उपयोग में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये राइजोबैक्टर्स तो हो गया आपका। राइजोबैक्टर के बाद मैं एक बात कहूं तो भाई ये बताइए कि साल्मोनेला एंट्रिका सेरोवर हो गया, टाइफी, ये कौन से जीवाणु किस काम में आता है? एक और जीवाणु, एक तो हो गया, दूसरे जीवाणु के बारे में देखिए। तो इसे कहते हैं साल्मोनेला एंट्रिका, साल्मोनेला एंट्रिका सेरोवर, टाइफी, क्या कहते हैं इसको? टाइफी कहते हैं। अब जरा बताइए ये किसका जीवाणु है? तो ये आपका टाइफाइड जो आपको होता है ना, आप कहते हैं हमें टाइफाइड हो गया है, हमका टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड होने की वजह क्या होती है? तो ये जीवाणु होते हैं जो आपके शरीर में अधिक हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं भाई टाइफाइड के जीवाणु। टाइफाइड होता है, यहाँ से ये हटाएंगे या बनाएंगे, टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? टाइफाइड के जीवाणु का नाम आपने देख लिया। फिर इसके बाद एक होता है टेटानी, सी टेटानी होता है। तो सी टेटानी क्या होता है भाई? सी टेटानी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, सी टेटानी। क्या कर देते, सी टेटानी बताइए जरा। सी टेटानी, सी का मतलब क्या होता है यही बता दीजिए आप लोग। फोन बार बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप ले लेंगे क्लास पूरी तब तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। तो सी, अच्छा सी का मतलब जान लीजिए, तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये हो गया। ये किसका जीवाणु है? तो ये टिटनस का जीवाणु, जो आपको टिटनस हो जाता है, जैसे कि आपको लोहे से चोट लग जाए तो ये टिटनस हो जाता है, तो टिटनस का जीवाणु कहते हैं इसको, टिटनस का जीवाणु, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया, विब्रियो, आपने देखा होगा विब्रियो कोलेरी या कोलेरा, विब्रियो कोलेरी या कोलेरा, ये किसका जीवाणु है? जरा बताइए तो। विब्रियो कोलेरी या आपको मिल जाएगा कोलेरा, ये किसका जीवाणु है? तो ये आपका दिख रहा है सामने, कॉलरा का जीवाणु, कॉलरा, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को कहते हैं हैजा का जीवाणु। देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आपका अगले पेज पे चलें कि इसको ऊपर कर दें, राइजोबैक्टर थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इतना तो देख ही रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद आप देखेंगे हाँ, तो अब की हरा कर दे रहे हैं, चलिए। माइकोबैक्टर ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टर ट्यूबरक्यूलोसिस, ये किसका जीवाणु है जरा बताइएगा तो। ये माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, हम घसीटने वाली प्रथा कब खत्म होगी हमारी। बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलिसिस, ट्यूलोसिस था ना, कोलिसिस या ट्यूबरक्यूलोसिस, जो आपको समझ में आए। ट्यूबरक्यूलोसिस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टीबी का जीवाणु है। टीबी यानी कि क्षय रोग, इसे आप लोग क्षय रोग भी कहते हैं ना। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, निमोनिया का बता दीजिए आप लोग, निमोनिया का बता दीजिए। निमोनिया का मैं लिख दूं? हाँ, चलिए आइए, आप इधर लिख दे रहा हूं। निमोनिया का बता दीजिए, निमोनिया के जीवाणु का नाम बता दीजिए। निमोनिया, जिसके कारण निमोनिया होती है, तो निमोनिया का जो जीवाणु होता है ना, निमोनिया का जीवाणु, उसका नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या था? न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये हो गया। अब एक और काम करिए कि आप लोग टिटेनस हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, हाँ, दूध से दही वाला, दूध से दही बनाने वाला, ये तो सब लोग लगभग जान रहे होंगे, तो इसको लिख दे के रहने दें। दूध से दही परिवर्तित, दही यानी कि दही में जो बैक्टीरिया पाई जाती है उसको कहते हैं दही का जीवाणु। दही का जो जीवाणु होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई दही का जो जीवाणु होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो आप लोग ढूंढते रहेंगे, आपको यहाँ ये इतना मैटर एक पेज पे तो नहीं मिलने वाला है, आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। एक पेज पे इतने मैटर अगर आपको मिल जाएं तो आप हमें बताइएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारी क्लास में आ जाया कीजिए, जुड़ जाया कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लिया कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलने वाली हैं जो मैंने आपको एक पेज पे दे दिया। ठीक है, ये हो गए। फिर इसके बाद देखिए, तो आपको इसकी पूरी संरचना मैंने बता दी, संरचना में कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं ये भी मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद आप देखते हैं पहले पेज पर तो बैक्टीरिया स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की खोज करने वाले यानी कि जनक उसके कौन है, एक कोशिकी होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, फिर कोशिका भित्ति इसकी किसकी बनी होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस पेज पे बताया। ठीक है, तो अब लगता है कि मुझे इतने में रह जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसके जो प्रकार होते हैं, प्रकार में इसके समझ में नहीं आएगा आपको कि वैसे आपको प्रकार की कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है। प्रकार की जरूरत आपको पड़ती है जब आप लोग एकेडमी पढ़ते हैं, एकेडमी में ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इतने में ही आपको अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर क्लासेस आपको बेहतरीन लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों को भी ये मैटर दे दीजिए, क्योंकि ये आप जानते ही हैं पूर्णतः निःशुल्क क्लास है, और पूर्णतः निःशुल्क क्लास से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों में जल्दी शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए भाई निःशुल्क क्लासेस हैं और बढ़िया क्लासेस हैं, बढ़िया बेहतरीन कंटेंट मिलते हैं, इससे लगातार मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।